Hi Dipinder, welcome on your PDR. गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग दीपेंद्र। कंग्रेचुलेशंस, आपकी सिलेक्शन हुई है बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन भवाटोमिक रिसर्च सेंटर में एज साइंटिफिक असिस्टेंट। सो कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम से ज्यादा प्रेस्टिजियस इसका इंटरव्यू होता है। और फाइनली बीएआरसी का पार्ट बनना बहुत से यंगस्टर्स चाहते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है। दीपेंद्र, मैं आज आपसे इंटरेक्शन करूंगा और उसका पर्पस आपकी जर्नी को जानना, आपने आपका क्वालिफिकेशन, आपका एकेडमिक जर्नी को जानना, आपने जो जो स्ट्रगल किया होगा, जो जो एग्जाम आपने निकाले, जो नहीं निकाले, नहीं निकल पाए, और इवेंचुअली हम फिर आ जाएंगे रिटन एग्जाम और इंटरव्यू की तरफ। और पर्पस इसका इंटरेक्शन का मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव है कि जो कैंडिडेट बीएआरसी ज्वाइन करना चाहते हैं एज साइंटिफिक असिस्टेंट, वो आपकी सारी बात को सुने, आपसे इंस्पायर हो, आपसे उनको नॉलेज मिले, उसी डायरेक्शन में हम इसको लेके जाएंगे। सो दीपेंद्र, मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से। प्लीज बताएं आप कहाँ से हैं इंडिया में, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, और बिफोर यू गॉट इनटू बीएआरसी तब तक की आपकी जर्नी क्या थी। सर मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ मेनली। ओके। ओके। और मैंने बीटेक करी है एनआईटी रायपुर से। रायपुर ओके। छत्तीसगढ़ का हम्म। कैपिटल है। हम्म। और मैंने अभी अभी मेरा ग्रेजुएशन पिछले मंथ ही कंप्लीट हुआ है, लाइक मैं अभी ओके। फ्रेशर हूँ। ओके। हम्म। और मैंने बीएआरसी का एग्ज़ाम जो है हमारा मार्च में हुआ था, वो लिखा था। और फिर हम्म। मेरा जो इंटरव्यू है 4 जून को हुआ था। हाँ जी। इस 4 जून को। इससे हम्म। पहले मैंने यूआरपीडिया के साथ ही प्लेसमेंट्स की तैयारी करी थी। और हम्म। मेरा प्लेसमेंट आदित्य बिरला ग्रुप में 8 ऑफ दिसंबर 9 दिसंबर को 2024 में हुआ था। हम्म। मतलब जो बीएआरसी के एग्जाम से 3 महीने पहले। हम्म। और टिल मैं उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, और 20th को जो रिजल्ट आया जिसमें 40 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोगों को उन्होंने हायर किया, उसमें मेरा नाम था। वंडरफुल। अच्छा दीपेंद्र, देखो आप एनआईटी रायपुर से हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है एनआईटी है। और आपने बताया कि आपको कैंपस प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास थी, और अच्छी कंपनीज की प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी। अब ये क्वेश्चन जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि साहब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं बीएआरसी या पब्लिक सेक्टर, इसका अलग तरीके से आंसर देते हैं इंडिविजुअल जो भी है। लेकिन अब मैं एक्चुअल में जानना चाहूंगा, आप एक बहुत ही अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट से हैं, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मतलब प्राइवेट में, इंडिया में, अब्रॉड में सारी होती हैं। तो आपने क्यों डिसाइड किया कि मेरे को बीएआरसी का पार्ट बनना है? ऐसा क्या चीज आपको मिलेगा इस जॉब में? सर एज अ स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने एज सच बीआरसी को कभी टारगेट नहीं किया था कि मेरे को इसमें जाना है। मैंने हम्म। एज अ होल प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। सही तो है। इस जर्नी में डेफिनेटली जब बीआरसी का मैंने एग्जाम लिखा था, गेट तो मेरा अच्छा नहीं हो पाया था, बट जब मैंने बीआरसी का एग्जाम लिखा था, लकीली मैंने उसको क्लियर कर लिया था। तो जब हम्म। बीआरसी का एग्जाम होने के बाद उसके बाद मैंने उसके बारे में हम्म। जानना स्टार्ट किया। उसके हम्म। इंटरव्यूज के बारे में जानना स्टार्ट किया कि कैसा इंटरव्यू होता है। इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू फॉर एनी इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रिकल और एनी यस। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो उसके बारे में जानना स्टार्ट किया, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट एज अ साइंटिफिक फील्ड में की डेवलप होने लग गया कि मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइक गिविंग अ बीआरसी इंटरव्यू इज आल्सो अ बिग वेरी बिग थिंग। अचीवमेंट। बहुत लोगों ने ऐसा बोला था। तो बिल्कुल। डेफिनेटली फिर मेरा मन बन गया था कि मेरे को इसे अपने अपने तरफ से अपने एंड से 100% देना है, वॉट एवर विल बी द रिजल्ट। तो हम्म। इस वे में मैंने फिर बीआरसी को टारगेट किया था। हम्म। आफ्टर मैंने पहले से कोई टारगेट नहीं बनाया था, बट हम्म। जब मेरा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया था तब फिर मेरा टारगेट बन गया था। बिल्कुल फ्रैंक एंड ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो सब सारी ही जॉब्स को ध्यान में रखते हुए करते हो। ऐसा नहीं कि जी। साहब मैं बीएआरसी जाऊंगा, डीआरडीओ नहीं जाऊंगा, इसरो नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो सबकी तैयारी स्टार्ट करते हो, और जो मिलता है अपॉर्चुनिटी, जहाँ के लिए आपकी किस्मत आपको लेके जाती है, डेस्टिनी जहाँ होती है, वहां जाते हो आप। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं छोटी, वो नहीं मिलती, लेकिन उससे बड़ी मिल जाती है। ऐसा बहुत बार डेफिनेटली। हुआ है। सो ये बिल्कुल सही आंसर दिया आपने दीपेंद्र। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि साहब गेट में उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं बीएआरसी में कर पाया। अब इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि इंडिया में ना बहुत से एग्जाम्स होते हैं, और ये अच्छी बात है कि कुछ गेट के थ्रू होते हैं और बहुत से बिना गेट के भी होते हैं। कि आपको गेट बिल्कुल। में नहीं हुआ, जैसे मैं आए दिन सिलेक्टेड कैंडिडेट से मैं अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलता है इंटरेक्ट करने का, तो उसमें बहुत से ऐसे होते हैं दीपेंद्र जो बोलते हैं साहब गेट नहीं हुआ मेरा, 3 साल से इसरो में हो गया मैं।
मेरा गेट में नहीं हुआ, मेरा एचपीसीएल हो गया, गेट में नहीं हुआ, कोई और एग्जाम निकल गया। तो हाँ। क्या आप ये मानते हैं कि साहब आपको तैयारी करनी चाहिए, और जितने एग्जाम आते हैं जो आपकी तैयारी की लाइन में आते हैं, वो आपको सीरियसली देते रहना चाहिए? इसके ऊपर मैं चाहता हूँ दो बात बोले आप। डेफिनेटली सर, जैसे कि मैंने गेट के बाद बीएआरसी का एग्जाम लिखा, बीएचईएल का एग्जाम लिखा, ओएनजीसी का एग्जाम लिखा। ओएनजीसी भी मेरा कुछ 4-5 नंबर से ही रह गया। तो हम्म, डेफिनेटली गेट मेरे ख्याल से सबसे पहले होता है, फिर सारे हम्म, एग्जाम्स होते हैं फिर होते हैं, किसी हाँ। भी एक ईयर में देखा हाँ जाए जी। तो हम्म, अगर किसी का गेट खराब भी हो जाता है, हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं, गेट का जो पेपर होता है जनरली आईआईटीज के प्रोफेसर वगैरह सेट करते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा हर बार नहीं होता, जनरली कभी कभी किस्मत चल जाता है, कभी कभी किस्मत बिल्कुल। नहीं चलता है। और बहुत सारे हम्म, गेट निकालने में के पीछे सिर्फ हार्डवर्क या फिर ये कि पढ़ाई कर ली, ये फैक्टर नहीं है, काफी सारे हाँ, फैक्टर्स होते हैं। बहुत फिक्र उस दिन आपका दिन कैसा था, ऐसा दिन है। आपने आपने हम्म, कैसे मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट वगैरह देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फॉर मी लाइक मैं तो उस टाइम पे फोर्थ ईयर में ही था अपने, तो मेरे लिए उतना टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि मैंने मुझे प्लेसमेंट भी उस टाइम पे देखना था। तो मैंने उतने ज्यादा मॉक टेस्ट वगैरह जो हम्म, उसके ओरिएंटेड और उतना प्रिपेयर नहीं कर पाया था। और देखा जाए हम्म, तो गेट का जो एग्जाम होता है मोर न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा होता है, कि अगर आपको उतनी थ्योरी भी नहीं पता है, अगर लेकिन आपको आपका हाथ जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने में बहुत अच्छा है, तो हम्म, आप गेट में थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। हम्म, लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे बीआरसी का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम्म, उसमें ये उसका जो पेपर होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है, और उसमें 100 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने होते हैं। तो अगर 100 के 100 वो न्यूमेरिकल्स डाल दे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए वो सॉल्व करके दिखाना। तो हम्म, अगर तो ऐसे ऐसे एग्जाम के हर अगर क्राइटेरिया होता है कि ये एक बैलेंस्ड पेपर होता है, इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हम्म, मतलब वो लंबे लंबे नहीं होते हैं, हल्के फुल्के हम्म, न्यूमेरिकल्स, तो हम्म, मोर थ्योरेटिकल। तो वैसे ही हम्म, बीएचईएल का जो पेपर था, उसमें हम्म, आधा जो जो हमारा वेटेज है वो एप्टीट्यूड और वर्बल ये सब में भी रहता है, आधा टेक्निकल रहता है। तो हम्म, बहुत मतलब ये सब में हम लोग को हाथ मार मारते रहना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी गेट से भी अभी भी लोग कहते हैं कि पीएसयूज नहीं मिलते, लेकिन ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी अभी भी गेट से अवेलेबल है। और हमारा जो न्यू जो पैटर्न आते जा रहा है कि पीएसयूज अपने एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, वो भी हम्म, अगर आपने गेट्स की प्रिपरेशन ठीक ठाक कर ली है, तो फिर वो भी हम्म, हमको देना चाहिए, और वो हम्म, क्लियर हो जाता है एज सच, उसमें हम्म, उतनी दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल सही पॉइंट था कि गेट जो है वो आईआईटी के प्रोफेसर सेट करते हैं, और पर्पस ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एमटेक वगैरह में एडमिशन ले पाए, पीएचडी में एडमिशन ले पाए। इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा वैसा होता है। अब सोचो पीछे एग्जाम हुआ एक एचपीसीएल के लिए, या हाँ बीईएल के लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। जी वन लाइनर क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। क्योंकि पर्पस ये है, जो एचपीसीएल रिक्रूट कर रहा है तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिक्रूट कर रहा है, उसको क्या लेने देना है डेफिनेटली। रिसर्च से। इसीलिए एचपीसीएल बोलेगा मैं गेट के थ्रू लूंगा ही नहीं। 5 साल से एचपीसीएल बाहर निकल गया, अब आईयूसीएल भी जी बाहर निकलने वाला है, ओएनजीसी निकल गया। कारण ये है कि शायद जो गेट का जो पैटर्न है वो वैसे एग्जीक्यूटिव्स के लिए नहीं बना। गेट कुछ और देख रहा है। ठीक है, बीआरसी, इसरो, डीआरडीओ गेट के थ्रू ले लें, लेकिन एचपीसीएल, आईयूसीएल, बीपीसीएल, ये गेट के एग्जाम के पैटर्न फिट नहीं बैठता इसके लिए। और या इसीलिए अपॉर्चुनिटीज होती है कैंडिडेट्स के पास, वो बिल्कुल हाँ, सही बात है। वो थोड़ा थोड़ा अपना, वो जनरली हम देखेंगे कि गेट के पेपर में क्वांटिटी जो हमारा एप्टीट्यूड वगैरह का पार्ट होता है, वो भी हम्म, उतना ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे ये एचपीसीएल वगैरह के जो पेपर होते हैं, उसमें एप्टीट्यूड का भी पार्ट बहुत अच्छा खासा होता है। और एक बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एक ना एक इंजीनियर का एप्टीट्यूड तो कम से कम अच्छा होना ही चाहिए होना ही अगर चाहिए, कोई बिल्कुल ये सही सब बात है। फील्ड में जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा दीपेंद्र, आप ग्रेजुएट कब हुए इससे, एनआईटी रायपुर से? अभी मैं 2025 का ही ग्रेजुएट हूँ। अभी मेरी अभी आप? मतलब ओके। अप्रैल के अप्रैल के मंथ में मेरा फाइनल एग्जाम हुआ कंप्लीट। और ओके। उसके बाद 1 महीने से मैं प्रिपरेशन कर रहा आपकी था बीआरसी। बीएआरसी में ज्वाइनिंग हो चुकी है अभी कि होनी है? नहीं, अगले मंथ से होनी है सर। अच्छा, गुड। तो अभी मतलब बीएआरसी ही ज्वाइन कर रहे हैं, प्लेसमेंट वगैरह तो अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे फिर आप? जी नहीं, आदित्य बिरला जो मेरी प्लेसमेंट थी, वो भी उसकी भी ज्वाइनिंग मेरी अगस्त में ही थी। तो बट मैं अभी उस अपॉर्चुनिटी को तो नहीं ग्रैब कर पाऊंगा, बट अभी मैं बीएआरसी के तरफ ही आगे बढ़ा। वंडरफुल। अच्छा, मैं अब अगले दो जो हमारे टॉपिक हैं डिस्कशन के, वो एक तो रिटन एग्जाम है, और दूसरा इंटरव्यू डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो रिटन एग्जाम के बारे में दीपेंद्र थोड़ा सा बताओ, उन कैंडिडेट्स को जो गेट वगैरह जानते हैं, गेट क्या होता है, तो उस डायरेक्शन में आप रिटन एग्जाम का थोड़ा बताओ। सर रिटन एग्जाम, जैसे कि हम लोग ना गेट को देखते हैं, गेट का जो हमारा
एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उस लेवल के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, उस लेवल के जो उतने लंबे नहीं होते हैं, उतना दिमाग वगैरह नहीं लगाना होता, वो थोड़े से लेवल उसका कम रहता है, उस तरीके के आप न्यूमेरिकल्स ले लें, ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच, मतलब थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जिसमें हम लोग ध्यान, मतलब वो थोड़े से थ्योरेटिकल, तो ये दोनों का मिक्स जैसा वो पेपर रहता है, वो भी पूरा टेक्निकल रहता है, उसमें एप्टीट्यूड वगैरह कुछ नहीं रहता। तो दे आर नॉट मोर, मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल बेस्ड उतना नहीं होता है। वो ज्यादातर थोड़ा थ्योरी बेस्ड, और अगर न्यूमेरिकल भी रहेगा तो जो गेट का जो वन मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो न्यूमेरिकल जैसे आते हैं वैसे, बस उतना ज्यादा नहीं रहता है। रिटर्न ओके एग्जाम ऐसा होता है बस। ओके। रिटर्न एग्जाम का ये वो रहता है कि आपको थोड़ा सा स्पीडी होना है, मतलब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं सोचते ही बैठ गया एक क्वेश्चन को ही लेके। अगर आपको आ रहा है तो आप मार्क करें, आगे बढ़े, नहीं तो फिर आप फंस के रह जाएंगे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, क्योंकि वो डालते हैं बीच बीच में, वो एक दो क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो आपको फंसा के रख सकता है, आपका वो रोड 5-6 मिनट ब्लॉक होता है वेस्ट कर बेसिकली। सकता है। हाँ, तो वो बेसिकली उसको रोड आपको ब्लॉक। छोड़ना। हाँ, उसको आपको सही छोड़ना है। है, और जितने क्वेश्चंस आपसे होते जाते हैं, वो आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अच्छा दीपेंद्र, कितना कर कट ऑफ जाता होगा, मतलब कितने मार्क्स लेने होते होंगे इंटरव्यू कॉल आने के लिए? अ, सर मेरे को कट ऑफ का उतना आइडिया नहीं है। आई हम्म, थिंक मेरे मार्क्स कुछ 125 126 के अराउंड थे 200 में, तो हम्म, उसमें मेरा कॉल आ गया था। हम्म, कट ऑफ का मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन वो अवेलेबल है, वो लोग रिलीज करते हैं, ओके। और मिल ओके। सकता है। ओके। अच्छा दीपेंद्र, आप चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। आप जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू टू क्रैक इज BARC इंटरव्यू, क्योंकि उसमें वो कुछ डेफिनेट और चीज चेक करते हैं। तो आप हमें डिटेल में बताना कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। आंसर चाहे आप ना बताएं कि आपने क्या दिए, बट क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कितनी देर आपका चला, क्या एम्बियंस था वहां पे, वो सारा आप बताएं। डेफिनेटली, मैं प्रिपरेशन से अपना बताता हूँ। मैंने यूआरपीडिया से ही प्रिपेयर किया था। चंद्रा सर वाज वन ऑफ द माय, मतलब चंद्रा सर ने बहुत अच्छा गाइड किया था मेरे को। हम्म, और हम्म, जो यूआरपीडिया, मैं बताता हूँ अपना, जो मेरा पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछा था, पावर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, हम्म, वो सीधा सीधा जो सर ने मैराथन वीडियो, जो उनकी मैराथन वीडियो है पावर सिस्टम की, उसका हम्म, वो एक क्वेश्चन था। स्ट्रेट हम्म, फॉरवर्ड वो क्वेश्चन था। अगर मैं क्वेश्चन भी अगर बताऊं तो लोग समझ जाएंगे कि अगर इफ देयर इज अ एलजी फॉल्ट इन वन ऑफ द फेस, देन व्हाट विल हम्म, बी द इफेक्ट इन टू डिफरेंट फेसेस। ये सीधा सीधा क्वेश्चन चंद्रा सर ने अपने मैराथन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। हम्म, और यही क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो हम्म, वहां से मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा बिल्डअप हो गया था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक टैकल कर लिया था। हम्म, वो उनने और डीप क्वेश्चंस वो पूछे थे, वैसा नहीं है कि मैंने पूरा बता दिया था, लेकिन उनने और थोड़ा थोड़ा मेरे को फेजर डायग्राम वगैरह उससे बनवाया था उन लोगों ने। और हम्म, ऐसा नहीं होता है कि वो आपको हेल्पलेसली छोड़ देते हैं, हम्म, बस वो हम्म, आपको हेल्प करते रहते हैं बीच में। और हम्म, रही बात एम्बियंस की, मैं बताऊं तो देर वॉज अ 6 मेंबर्स इन माई पैनल, 6 साइंटिस्ट। और हम्म, और देर वॉज अ लॉट ऑफ मिथ। जहां तक मेरे को लगता है कि बीआरसी का इंटरव्यू, आप जाएंगे, आपसे 5 सब्जेक्ट लिखने बोल देंगे, फिर ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें कमेंटबाजी करेंगे कि ये तो नहीं होता है। हम्म, हम्म, लाइक मैं जब गया था इंटरव्यू देने ही, तो मैंने एक बंदे को बोला था, मतलब जो इंटरव्यू देने आया था, कि भाई देखो, मैं तो ये सब्जेक्ट रखा हूँ। हमारा एक नेटवर्क थ्योरी करके सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल में, तो मैंने तो नेटवर्क थ्योरी रखी है। तो उनने मेरे को कहा था कि यार वो तो नेटवर्क थ्योरी को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर ही नहीं करते हैं, वो तो बेसिक है, सबको आना चाहिए, ऐसा करके है। तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि अरे मैं फिफ्थ सब्जेक्ट अपना क्या बोलूंगा मैं तो नेटवर्क थ्योरी प्रिपेयर करके आया हूँ। तो जब फिर मैं इंटरव्यू पैनल में जब पहुंचा, तो दे हैवेंट आस्क्ड और बोला कि अपने 5 सब्जेक्ट बताओ या फिर 5 सब्जेक्ट लिख दो। उनने बोला, बस पूछा कि आप क्या सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके आए हो, ऐसा करके। ठीक है। तो फिर मैंने कोई ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर या फिर ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने बोला कि सर मैंने सारे कोर सब्जेक्ट जो हमारे इलेक्ट्रिकल के होते हैं, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, वो प्रिपेयर किया है, कंट्रोल सिस्टम प्रिपेयर किया है, और हमारा नेटवर्क प्रिपेयर किया है। तो ऐसा उनको बता दिया उनने, मैंने। और वो शायद से नोट भी कर लिया वो चीज़ें। और फिर जैसे मैंने बताया कि मेरा पहला क्वेश्चन वो जो डायरेक्ट वो मैराथन वीडियो से ही मेरा आ गया था। तो देर फिर उनने उसको मैंने पूरा डिस्कस किया। फिर फिर उनने फिर
बेसिक ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह से क्वेश्चन, वो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। वो बहुत ही मतलब जहां तक मेरे को लगा कि वो एकदम डिफिकल्ट से या फिर ऐसा कोई वर्ड कभी नहीं बोलेंगे जो आपको पता ही नहीं होगा। वो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, फिर वो उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत मतलब काफी फंसा। लाइक देर दे गिवन अ बोर्ड फॉर मी, लाइक एक बहुत बड़ा सा बोर्ड था मेरे सामने, और मेरा इंटरव्यू कुछ 1 घंटे 10 मिनट के अराउंड चला था। मेरे को बोर्ड्स में डायग्राम बना बना के उनको बताना था, वो कुछ पूछते थे तो लाइक मैं एक टाइम के इंटरव्यूज थोड़े से होते हैं लेवल के, मैं जहां तक मैंने देखा, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर किया हुआ था। तो मैंने कभी ऐसा नहीं, जहां तक हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं जब भी, तो हमारा अप्रोच पूरा डिफरेंट होता है। तब हम एचआर के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, तब हम लोग फिर जीडी वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं, तब हम अपना हमको अगर हमें प्लेसमेंट्स का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें 60 to 70% ऑलमोस्ट आइडिया रहता है कि क्या मुझसे पूछने वाला है। मेरे प्रोजेक्ट से मेरे से पूछेंगे, मेरे जो मैंने ट्रेनिंग करी है वो पूछेंगे, एचआर क्वेश्चंस पूछेंगे। बट बीआरसी वो पूरा टेक्निकल है, वो पूरा सब्जेक्ट वाइज है। तो वो उनसे पूछना स्टार्ट किया था। तो फिर बेसिक्स से स्टार्ट किया था, और कहीं ना कहीं ये मैराथन वीडियोस वगैरह से मेरे को काफी हेल्प मिल गई थी उस टाइम पे। मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चन, इवन लाइक एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आप ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते हैं? तो मैंने खुद से ही बोल दिया था कि हाँ सर, मैं ट्रांसफार्मर के बारे में जानता हूँ, तो थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि सर हाँ, मैं पहले इसको नो लोड में रखता हूँ, फिर मैं इसको लोड में करके बताता हूँ। तो उन्होंने मेरे से हंसी मजाक में बोल दिया, आपको क्वेश्चंस पता है क्या पहले से? ऐसा पूछ लिया था उन्होंने। ओके। तो ओके। फिर मैंने बोला नहीं सर, ये तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ही हो गया कि अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो ऐसा पूछेंगे आगे करके। तो ऐसा था। दो वो तो अपने तरफ से घुमाने की कोशिश करते ही हैं बीच बीच में, और आपको बस थिंक करना है थोड़ा सा। आपको ऐसा बैठ नहीं जाना है या फिर मेरे को आता ही नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। थिंक करना है थोड़ा सा, थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश करना है। कुछ नहीं तो कुछ एक फॉर्मूला ही लिख के, क्या पता इससे कुछ हो जाए या इससे कुछ हो जाए या वेव फॉर्म से कुछ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो दीपेंद्र, आपसे 1 घंटा 10 मिनट आपने बताया आपका इंटरव्यू चला, तो उसमें जी। कितने क्वेश्चन पूछे? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ बहुत क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कुछ क्वेश्चन में डीप में चले रहते हैं। तो कितने क्वेश्चन पूछे होंगे टोटल? मैं मुझसे उन लोगों ने, आई थिंक, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो क्वाइट इंटरेस्टेड हैं शायद मेरे ऊपर, इस वजह से वो मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं उतने अच्छे मतलब एक लेवल तक ही जवाब दे पा रहा था। मैं उतना डीपली पूरा उस क्वेश्चंस को नहीं पूछ वो आखिरी तक अप्रोच नहीं कर पा रहा था। बट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस उनने पूछे थे। वो कम से कम मेरे से 6 7 क्वेश्चन उनने पूछे थे। आखिरी में उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि एक बीएलडीसी मोटर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का होता है आज के टाइम पे, जनरली ये हम लोग के सिलेबस में नहीं होता है। गेट वगैरह या बीआरसी का इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस वैसे नहीं होता है। बट अगर आप गेट वगैरह का प्रिपेयर करेंगे या कोई एग्जाम का प्रिपेयर करेंगे, उसमें ये सब नहीं होता है। बट वो मेरे से उनने वो पूछ लिया था बीएलडीसी मोटर का। लकीली जब मैंने प्लेसमेंट्स का प्रिपेयर किया था तो मुझे वो थोड़ा सा पता था पहले से, तो वो मैं थोड़ा बहुत टैकल कर पाया, बट वो भी मैं रफली ही बता पाया था। तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर द परफेक्ट आंसर, आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर द अप्रोच आप कैसे जा पाते हैं, वो देख रहे थे। ओके। सो सो ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको, जिनका आंसर नहीं आया था, जिनको आप बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पाए? ऐसा मैं, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा तो बहुत बेसिक ही पूछते हैं, तो जनरली आपको पता रहता है। स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स तो आपको पहले से पता रहते हैं। ऐसा कोई ब्लैंक क्वेश्चन वो कभी नहीं बोलते कि जिसका क्वेश्चन आप स्टार्ट ही ना कर पाओ। वो बेसिक अगर आपसे पूछ रहे हैं ट्रांसफार्मर, तो बेसिक ट्रांसफार्मर तो सबको ही पता है। वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते कभी। डिफिकल्टी इंक्रीज करते करते वो ऐसे लेवल पे पहुंच जाते होंगे जहां पे मेरे को आइडिया नहीं लग रहा क्या क्या बोलूं। हाँ, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस टाइम पे थोड़ा बहुत अप्रोच करना चाहिए। फिर वो थोड़ा सा हिंट देते हैं। मतलब क्या, आप स्टार्ट करें कि इससे नियरेस्ट थिंग मेरे को क्या आता है। अगर मेरे से ट्रांजिएंट का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मेरे को कैपेसिटर ट्रांजिएंट वगैरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेरे को उससे नियरेस्ट क्या आता है। तो मेरे को जो इक्वेशन है उसकी, जो हमारा फाइनल जो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, मेरे को वो आता है। उससे मैं अप्रोच करने की क्या पता मैं कोशिश कर लूं। जो मेरे को उस टॉपिक से सबसे नियरेस्ट थिंग जो मेरे को आता है,
वो मैं एक बार लिखूं और उससे मैं अप्रोच करने की कोशिश करूं, तो फिर वो धीरे धीरे खुद ही बताना स्टार्ट कर देते हैं, अब क्या पता इससे करके देखो, उससे करके देखो। लाइक सीधा नो नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से कि मैं, मेरे को आता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं नहीं आता। सकता। जो आपको सबसे नियरेस्ट, जो उससे आपको कुछ पता है, उससे नियरेस्ट जो आप जानते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, वो आप वहां से चालू करना स्टार्ट करें, थोड़ा 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 थोड़ा। वो खुद ही बताते जाएंगे आपको, थोड़ी ये करने बोलेंगे, वो करने बोलेंगे, आप करते जाएंगे तो इतना तो हम लोग को आइडिया हो जाता है, इतना सब एग्जाम वगैरह प्रिपेयर करने तक, कि आप उतना तक पहुंच ही जाएंगे। ओके। वो हेल्प करें। ओके। सो दीपेंद्र, कितने सब्जेक्ट्स उन्होंने आपसे पूछे होंगे टोटल? जी सर। कितने सब्जेक्ट्स पूछे होंगे उन्होंने आपसे ओवरऑल? सब्जेक्ट में ओवरऑल सर, उनने मेरे को पावर सिस्टम पूछा था, पावर मशीन पूछा था, और नेटवर्क थ्योरी का एक क्वेश्चन पूछा था, और वो नेटवर्क थ्योरी का पूछा था, और ये एक बीएलडीसी मोटर, ये मैं किसी सब्जेक्ट में तो नहीं डालूंगा इसको, क्योंकि ये नया आजकल पंखों वंखों में यूज होता है ये सब चीज। तो वो मैं एज सब्जेक्ट तो नहीं बोलूंगा, बट वो मशीन का ही पार्ट होता है। तो 3 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से उनने पूछा था। वो चलिए पावर बहुत। इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं गए थे और हम्म। कंट्रोल सिस्टम वगैरह में नहीं गए थे। दो मैंने मेंशन किया था उनको कि मैं ये भी प्रिपेयर करके आया हूँ, बट तो क्या वो आपको आपका बीटेक का प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं? आपसे पूछे थे? वो ये पूछते हैं, मेरे से मेरा प्रोजेक्ट पूछे थे, बट वो सिर्फ आपको कूल डाउन करने के लिए पूछते हैं, मतलब बातचीत चालू करने के लिए पूछते हैं। ओके। जैसे मैं जैसे ही एंटर किया था अपने, जब मैं इंटरव्यू देने गया था, मैं जैसे ही बैठा तो उन लोग फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा, नाम वाम कुछ नहीं, आपका बीटेक प्रोजेक्ट क्या था, तो वो उसमें कुछ नहीं पूछते क्या था, बस ये बता दो बस। वो ताकि आप उनसे थोड़ा सा फ्रैंक हो जाएं, वो उसका मेरे हिसाब से कोई इंटरव्यू में वेटेज नहीं रहता है। नाम का, बैकग्राउंड का, एचआर का कोई रोल नहीं है, बस टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछेंगे वो वही या चाहते हैं। चलिए जी। बहुत अच्छा है। चलिए दीपेंद्र, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ बताया। कोई मैसेज आप देना चाहें जो कैंडिडेट्स आपको सुन रहे हैं? मैसेज, लाइक, जैसे कि अब बहुत ऐसा होता है कि जैसे मेरा भी गेट नहीं निकला था, लाइक आई मेरा भी 3000 के अबव ही रैंक था, तो मैं भी उस टाइम पे थोड़ा डिसहार्टन हो गया था कि मैंने इतने दिन से प्रिपेयर करा, तो फिर कि मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी है क्या करके, बट समहाउ जब मेरा 12 का रिजल्ट आया तो मेरे को फिर उस टाइम पे ये हो गया कि नहीं, प्रिपरेशन में तो कोई कमी नहीं है, अप्रोच में शायद थोड़ी कमी रह गई होगी गेट के हिसाब से या फिर किसी के हिसाब से। तो ये है कि एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगी अब, जैसे कि अब पीएसयू जितने भी सारे जो हैं वो अपने अपने एग्जाम्स करा रहे, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ओपन हो गई हैं। तो किसी में ऐसा नहीं है कि जब गेट हो जाए उसके बाद एकदम से अपने को चिल मोड में चला जाना है। हर हर अपॉर्चुनिटी को अपना 100% देना है टिल लास्ट, अपने इंटरव्यूज तक। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि किसी में नहीं तो किसी में अगर अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है, 1 साल 1.5 साल, अपना 1 साल 1.5 साल 2 साल लगाया हुआ है, तो इतना कहीं ना कहीं तो हम लोग को पता आ ही जाता है कि कोई ना कोई एग्जाम या कोई ना कोई इंटरव्यू तो हमारा एक टाइम पे क्लियर हो ही जाएगा कुछ समय में। चलिए बहुत अच्छा, मतलब लगे रहना चाहिए, डिसहर्टन नहीं होना है। जी और जी। आपको दीपेंद्र बहुत, यू विल बी वन ऑफ द यंगेस्ट आई थिंक, जो क्योंकि बहुत ही निकलते ही आपकी जॉब लगी है, और यू हैव लॉन्ग रिसर्च करियर अहेड। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अगेन थैंक थैंक्स। यू फॉर योर टाइम। थैंक्स 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 अलॉट सर, थैंक्स अलॉट चंद्रा सर और सभी लोगों को। वो काफी अच्छा गाइड किया था, मॉक जो मैंने इंटरव्यूज दिए यूआरपीडिया के उसमें, वो उन्होंने काफी ज्यादा, जो मैंने मॉक इंटरव्यूज देखे भी थे दूसरे कैंडिडेट्स के, वो उससे मेरे को काफी आइडिया लग गया था, काफी ज्यादा चीजें थे, जैसे मैं बताया भी था कि आपको राइट, क्वेश्चंस पता है क्या, वो पहले ही पूछ लिए हैं मुझसे। राइट, राइट, राइट। चलिए, I'll convey your appreciation to Chandra sir and everybody. थैंक So यू। thanks a lot.